फिजिक्स का बीटेक सेमेस्टर 1 का जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1, फिजिक्स सेमेस्टर 1 बीटेक का जो फर्स्ट हमारा यूनिट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में भी जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मैटर वेव्स। ओके, क्या है? मैटर वेव्स। तो सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स किसे बोलते हैं, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्वांटम मैकेनिक्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक दैट वी विल स्टडी टुडे इज इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ये क्या होता है? इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स सिंपली मींस द लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स की जो लिमिटेशंस होती है उसे हम इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, जिसको हम ओल्ड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स का बात करें तो व्हाट इट इज, सबसे पहले ये क्या होता है? तो ऐसा मैकेनिक्स जो किससे डील करता है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करता है। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स का बात करें तो इट इज नोन एज ओल्ड मैकेनिक्स, इसको ओल्ड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। एंड इट इज समथिंग वेयर वी स्टडी अबाउट द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं। व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स? मैक्रो मीन्स 10 to the power 6, राइट? तो कुछ भी चीज जो दैट इज इजिली विजिबल, जो हमारे नेकेड आई से, जो हम आसानी से उसे देख पा रहे हैं, दैट इट इज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम इस बोर्ड का बात करें, दैट इज इट इज मैक्रोस्कोपिक, दिस पेन इज मैक्रोस्कोपिक। सो व्हाटएवर जो हम नेकेड आई से आसानी से देख पा रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स? ये एक मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच है या ऐसा टाइप ऑफ मैकेनिक्स है जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है और न्यूटन्स के सारे लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। यानी अगर हम न्यूटन्स का लॉ का बात करें, वी हैव स्टडीड अर्लियर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे जो होते हैं, ये तीनों लॉ किस में आते हैं? ये आते हैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, तो हमने समझा कि क्लासिकल मैकेनिक्स किसे बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकल मींस ओल्ड एंड मैकेनिक्स क्या होता है ये हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स होता क्या है? अगर हम मैकेनिक्स का बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion, which deals with the study of motion. Is known as मैकेनिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट ब्रांच इज नोन एज मैकेनिक्स। ओके, तो मोशन होता क्या है? जब भी क्या कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, जैसे लेट सपोज कोई बॉडी अगर इस पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे, एंड टाइम बीतता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द टाइम उसने क्या किया? अपने पोजीशन को चेंज करा। अकॉर्डिंग टू द टाइम उसने अपने पोजीशन को चेंज करा और वो पहुंच गया बी पे। तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी क्या किया? अपने पोजीशन को चेंज किया, डिस्प्लेस किया अपने पोजीशन से, एंड उसने क्या किया? मोशन किया, राइट? तो हम
अगर फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच ले जिसमें हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज मैकेनिक्स। ठीक है, अब हम क्लियरली समझ चुके हैं व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। इफ वी क्लासिफाई, या फिर अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को तोड़े तो वी विल बी एबल टू ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, क्लासिकल एंड मैकेनिक्स। क्लासिकल का मतलब ओल्ड एंड मैकेनिक्स मींस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो क्या हो गया एक क्लासिकल मैकेनिक्स? एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट में? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में। कौन से ऑब्जेक्ट में? मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो यहाँ पे बात आया कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का तो काम चल रहा था, है ना? क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ हम समझ पा रहे थे कि सारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में जो भी लॉज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे समझे और उसके बारे में कैसे पढ़े, ठीक है? तो उसके लिए हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? क्वांटम मैकेनिक्स। यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए वी नीड टू स्टडी व्हाट? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब हमने समझा कि व्हाट इज मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स, राइट? अब मैकेनिक्स के दो ब्रांच होते हैं। मैकेनिक्स को अगर ब्रांचेस देखें तो दो ब्रांच होते हैं। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड इज डायनेमिक्स। Branches of mechanics, there are two branches, kinematics and dynamics. Kinematics and dynamics, ठीक है? तो what is kinematics? The branch of mechanics, ये mechanics का ऐसा branch है in which we study about motion without knowing the cause of that motion. ठीक है, यहां पे विदाउट नोइंग द कॉज। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं काइनेमेटिक्स है क्या। ठीक है, काइनेमेटिक्स फिजिक्स का या मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में तो पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ये मैकेनिक्स का ब्रांच है। एंड हम लोग जानते हैं कि मैकेनिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट द मोशन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स एक मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, उसके कारण के बारे में यहाँ पे नहीं जान रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस जो होगा वो काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जब ट्रैवल होता है तो वो उसके पीछे कुछ रीजन नहीं है, इसके पीछे कुछ कॉज नहीं है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ रहे होते हैं, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट डायनेमिक्स, अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, साथ ही साथ मोशन के कारण के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं, कॉज के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो हियर वी स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे हम मोशन के कारण को पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं फोर्स, ठीक है, तो फोर्स जो होगा वो किसके अंदर आएगा? डायनेमिक्स के अंदर आएगा। फोर्स कम्स अंडर डायनेमिक्स। व्हाई इट कम्स अंडर डायनेमिक्स? क्योंकि अगर हम फोर्स का बात करें तो फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कारण कौन है? फोर्स। मोशन का कारण कौन है? फोर्स। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर किसी बॉडी पे जब तक फोर्स ना अप्लाई किया जाए, जब तक किसी बॉडी पे फोर्स ना लगाया जाए, वो बॉडी मूव नहीं करेगा, वो बॉडी मूव नहीं कर सकता। तो मोशन किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। तो फोर्स क्या बन गया? कॉज बन गया। किसका बन गया? मोशन का। मोशन का कॉज कौन है? फोर्स। इसलिए फोर्स कम्स अंडर डायनेमिक्स। ठीक है,
तो दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स के ये दो ब्रांच है, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लासिकल मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. जितने भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं सभी पे ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एप्लीकेबल होता है, उनके लिए वैलिड होता है. ठीक है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स की भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ बाउंड्रीज होंगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स को आना पड़ा, है ना. तो क्लासिकल मैकेनिक्स को अगर हम समझ जाते हैं तो देन हम बहुत अच्छे से क्वांटम मैकेनिक्स को समझ सकते हैं, है ना. तो क्लासिकल मैकेनिक्स की क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स को हमें समझना पड़ा? तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया. किसके बारे में? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, राइट. तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते. दे आर नॉट विजिबल थ्रू आवर नेकेड आईज. ठीक है, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए वी नीड सम एड, सम माइक्रोस्कोप चाहिए हमें. ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, दैट आर माइक्रोस्कोपिक, राइट. तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए हमारा आया क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, क्वांटम मैकेनिक्स. नाउ अब हम समझ रहे थे लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स हमने समझा, व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स. अब हम समझते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की क्या क्या लिमिटेशंस है, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस. तो यहाँ पे हेडिंग क्या होगा? इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी या फिर लिमिटेशंस, इनएडिक्वेसी या फिर लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. ठीक है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसी क्या कमी रह गई जिसके वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स को लाना पड़ा, राइट. तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन, it does not explain the behavior of microscopic objects or particles. ओके तो ये क्या हुआ? पहला लिमिटेशन इसका क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स का, कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स ओनली विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर पाता था और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. अब ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स में क्या क्या आएंगे? इसके अंदर आएंगे एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है. तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो व्हाट इज एटॉमिक पार्टिकल? एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब कि एटम्स के बारे में बात किया जा रहा है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. यानी ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, ओके. तो ये था इसका पहला लिमिटेशन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स सेकेंड लिमिटेशन, अगर हम इसके सेकेंड लिमिटेशन को देखें तो ये क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स. ये एटम्स के स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट कुड नॉट एक्सप्लेन stability of atoms.
ये एटम्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम्स कब स्टेबल होते हैं, कब स्टेबल नहीं होते, क्योंकि ये एटम्स के बारे में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, तो उसके स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा। तो सेकेंड लिमिटेशन इसका यही था कि ये एटम्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम्स कब स्टेबल होते हैं, कब स्टेबल नहीं होते हैं। अगर हम इसके थर्ड लिमिटेशन को देखें तो थर्ड लिमिटेशन इसका क्या था क्लासिकल मैकेनिक्स का, कि ये इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब ये ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो थर्ड लिमिटेशन इसका क्या है कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अब ये ब्लैक बॉडी क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लैक बॉडी, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग लाइक कि कोई बॉडी जो ब्लैक दिख रहा है दैट इज ब्लैक बॉडी, ठीक है, उसे हम ब्लैक बॉडी नहीं बोलेंगे। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी हम उसे बोलते हैं जो क्या करता है, सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे अगर हम विजिबल लाइट का बात करें, ठीक है, विजिबल लाइट, तो जो ये व्हाइट लाइट होता है ये 7 कंपोनेंट से बना होता है। वी नो दैट कि एक व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कंपोनेंट से बना होता है, जो क्या होता है, विबग्योर होता है, विबग्योर। अगर हम व्हाइट लाइट का बात करें तो वो 7 कंपोनेंट कलर से बना होता है, वो क्या है, विबग्योर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B इज ब्लू, G इज ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट, ठीक है। तो एक ऐसा बॉडी जो इन सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, उस बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी द बैकग्राउंड ऑफ दिस वॉल, अगर हम इस वॉल, मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है वॉल का कलर जो है वो क्या है, लेट सपोज अगर येलो है, ठीक है, लेट सपोज क्या है, येलो है, येलो तो नहीं है बट लेट अस सपोज कि अगर येलो होता तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था कि ये जो वॉल है, ये जो वॉल है वो कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, येलो कलर। कौन से रिफ्लेक्ट कर रहा है, येलो कलर को ये सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी सारे कलर्स को वॉल क्या कर चुका है, एब्जॉर्ब कर चुका है। दैट इज व्हाई द कलर ऑफ वॉल जो दिख रहा है वो येलो दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर वॉल का कलर ग्रीन होता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वॉल सिर्फ ग्रीन कलर को रेडिएट कर रहा है एंड बाकी सब कलर्स को वो क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर चुका है, ठीक है। दैट इज व्हाई द कलर ऑफ वॉल इज सीन टू बी ग्रीन, राइट, ठीक है। सिमिलरली अगर ब्लैक बॉडी की बात करें तो कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी कब बनता है, ब्लैक क्यों होता है, जब वो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर चुका होता है, ठीक है, और किसी भी रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, सभी को एब्जॉर्ब कर चुका है और वो रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे, ठीक है। नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी होता क्या है हमें समझ में आ गया, राइट। अब हम ये भी जान ले कि कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होता, ठीक है, कोई भी बॉडी को हम नहीं बोल सकते कि वो क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, क्योंकि कोई भी बॉडी पूरे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है, थोड़ा बहुत वो किसी ना किसी रेडिएशन को इमिट या फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड लिमिटेशन था वो क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये किसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज ब्लैक बॉडी, है ना। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स फोर्थ लिमिटेशन,
अगर क्लासिकल मैकेनिक्स का चौथा लिमिटेशन देखें तो ये क्या है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स एंड गैसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि अलग अलग मेटल्स का और अलग अलग गैसेस जो हम बात कर रहे हैं उनका अलग हीट क्यों होता है। ठीक है, उनका स्पेसिफिक हीट क्यों होता है, ये पॉइंट भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स फिफ्थ लिमिटेशन, इसके पांचवें लिमिटेशन का बात करें तो वो क्या है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, इन सभी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये क्या होता है वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, धीरे धीरे हमें समझ में आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है वी अंडरस्टूड, और हमने ये भी देखा कि कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होता है ना, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेरी। ठीक है, उन्होंने कोशिश भी की एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने की, लेकिन भी वो ब्लैक बॉडी 97% ही ब्लैक बॉडी था। ठीक है, रिमेनिंग 3% जो था वो उसे कंसीडर नहीं किया जा सकता एज अ ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ लाइट को, कुछ ना कुछ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर दे रहा था। ठीक है, तो कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होता। अब हमने यहां पे बात किया था स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, राइट, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो वी अंडरस्टूड व्हाट इज ब्लैक बॉडी, है ना, लेकिन स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो जैसे हमने बात किया कि एक व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास कराते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे प्रिज्म है। ठीक है, तो एक व्हाइट लाइट को अगर हम पास कराते हैं तो वो 7 कंपोनेंट कलर्स में टूट जाता है ना, टूट जाता है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बनाता है और उस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें इसके रेडिएशंस का, तो जब ब्लैक बॉडी को हीट किया जाए, ठीक है, जब ब्लैक बॉडी को हीट किया जाएगा तो वो क्या करेगा, जितने भी रेडिएशंस है सबको इमिट कर देगा, है ना, जितने भी रेडिएशंस है सभी को इमिट कर देगा। अगर एक ब्लैक बॉडी को हीट किया जाए तो हीट करने के बाद उसके अंदर जितना भी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया था सारे रेडिएशंस को वो इमिट कर देगा, और इसी रेडिएशन को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इज इट क्लियर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, और ये ब्लैक बॉडी का जो हम बात कर रहे हैं ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ क्या, लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिमिटेशंस थे। ठीक है, तो now we are able to understand that why we need to understand या why we need to study the quantum mechanics। ठीक है, अब हम इस स्टेट में हैं कि हम समझ सकते हैं कि क्यों हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना चाहिए या क्यों हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ लिमिटेशंस है जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स तक लिमिटेड है, सॉरी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स तक लिमिटेड है। एंड अगर हमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को, पार्टिकल्स को स्टडी करना है तो उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो अप टू हियर हमने समझा कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, राइट। Comment.